तो उत्तराखंड का बजट पेश किया जा रहा है। एनसीसी कैडेट्स का भत्ता, माध्यमिक शिक्षा के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड पुरस्कार, वीरता पुरस्कार पर निःशुल्क यात्रा की बात कही गई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश कर रहे हैं। 76,592 करोड़ का बजट पेश किया गया। उत्तराखंड सरकार का गैरसैंण में इस बजट सत्र का आयोजन किया गया। एनसीसी कैडेट्स को भत्ता 45% बढ़ाया गया है। माध्यमिक शिक्षा के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान, शिक्षा के लिए एक बड़ा बजट, वीरता पुरस्कार पर निःशुल्क यात्रा, शौर्य स्थल के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। होम स्टे विकास योजना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इको टूरिज्म हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 4 धाम यात्रा मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण विकास हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन का विकास हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं वेलनेस सिटी का निर्माण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्यटन विभाग अंतर्गत 4 धाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, मनुष्य ने नगरों का निर्माण किया है, किंतु ग्राम सृष्टिकर्ता की ही कीर्ति है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की आत्मा गांव में बसती है। हम ग्राम में विकास की नींव मजबूत करना चाहते हैं। हमारा पूर्ण विश्वास है कि खुशहाल ग्राम्य जीवन ही संतुलित शहरी विकास को सुनिश्चित करेगा। हम गांव के स्तर पर आधारभूत सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत हैं। शिक्षा, चिकित्सा, निर्बाध ऊर्जा, संचार व संयोजितता तथा रोजगार या स्वरोजगार के अवसर की उपलब्धता ग्रामीण स्तर पर करने के लिए सतत प्रयास द्वारा पलायन रोकने व रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने तथा गाँव की आर्थिकी को बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। हमारी सरकार ने गांव के सुनियोजित विकास के लिए एक नई योजना, ग्राम्य विकास महायोजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के प्रयास जारी हैं। विभिन्न मूल्य श्रृंखलाओं आधारित गतिविधियों को चिन्हित कर किसान उत्पादक संगठन विकसित करने की कार्य योजना है। रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से हब एवं स्पोक मॉडल के तहत सभी जनपदों में रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर्स योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करने की योजना है। आजादी की अमृत महोत्सव वर्ष में अमृत सरोवर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से सूखे पहाड़ों को हरा भरा करने के साथ साथ खेती हेतु भी सिंचित भूमि में वृद्धि होगी। कृषि की सहायक गतिविधियां जैसे मत्स्य पालन आदि को बढ़ाया जा सकेगा तथा पर्यटन भी विकसित होगा। इन सबके सम्मिलित प्रभाव से स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी। हमारे राज्य को 75 सरोवर प्रति जनपद की दर से 975 अमृत सरोवर बनाए जाने का लक्ष्य दिया गया था। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसके सापेक्ष राज्य ने 1222 अमृत सरोवरों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया और यह लक्ष्य की तुलना में 125% है। आज तिथि तक 1100 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्य में अमृत सरोवरों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 340 अमृत सरोवरों को मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन हेतु दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण द्वितीय वर्ष 2021 से 22-23 तक कुल 35,074 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके सापेक्ष कुल 34,098 आवास माह फरवरी 2023 तक स्वीकृत हैं और कुल 15,440 आवास पूर्ण कराए गए हैं। निर्माणाधीन 18,658 आवासों को 6 मार्च 2024 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2020-21 एवं 21-22 के लाभार्थियों को मकान पूरा होने पर घर के उपयोग हेतु आवश्यक साजो सामान व बर्तन आदि की खरीद हेतु राज्य सरकार से प्रति लाभार्थी ₹5,000 की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की गई। द्वितीय वर्ष 23-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु समग्र रूप से लगभग 318 करोड़ 74 लाख का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवार के युवाओं को
विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह फरवरी 2023 तक योजना अंतर्गत कुल 7,552 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है, जबकि 3,807 अभ्यर्थी प्रशिक्षणरत हैं। द्वितीय वर्ष में कुल 5,900 रोजगार से जोड़ा गया, जिनमें से 3,705 अभ्यर्थियों द्वारा 3 माह तथा उससे अधिक अवधि का रोजगार पूर्ण किया जा चुका है। योजना अंतर्गत राज्य में कुल 19 सेक्टरों के 86 ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में 4,763 महिला अभ्यर्थियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा 2,584 महिला अभ्यर्थियों को रोजगार से जोड़ा गया। राजकीय बालिका गृह अल्मोड़ा के बाल सुधार केंद्र के महिला अभ्यर्थियों की योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन ऑपरेटर का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 46 आवासीय प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 2 प्रशिक्षण केंद्र दिव्यांग युवक युवतियों के लिए स्थापित किए गए हैं तथा इन केंद्रों में दिव्यांग जनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है। कुल 359 दिव्यांग अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया, जबकि 165 दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है। 48 दिव्यांग अभ्यर्थियों को रोजगार से जोड़ा गया एवं शेष दिव्यांग जनों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में के बजट में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना हेतु 46 करोड़ 66 लाख का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु आगामी बजट में रुपए 25 करोड़ तथा मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेरा गांव मेरी सड़क योजना हेतु आगामी बजट में 7 करोड़ तथा ग्रामीण व्यवसाय एक्यूबेटर हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बाह्य सहायतित ग्रामीण उद्यमी वेग वृद्धि परियोजना हेतु आगामी बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री महिला एवं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतु आगामी बजट में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु आगामी बजट में समग्र रूप से 521 करोड़ 55 लाख रुपए का बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, पंचायती राज व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में 200 पंचायत भवन के निर्माण की धनराशि स्वीकृत की गई है। राष्ट्रीय ग्राम्य विकास स्वराज अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 154 करोड़ 4,000 का बजट प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, 4,000 को नियोजन प्रक्रिया में जिला एक महत्वपूर्ण इकाई होता है। जिला योजना के अंतर्गत जिले में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है। हमारी सरकार का यह प्रयास है कि जिला योजना को और प्रभावी बनाया जाए और इसलिए इस बजट में वित्तीय वर्ष 22-23 के प्रावधान रुपए 733 करोड़ 72 लाख के सापेक्ष लगभग 26% की वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष में 925 करोड़ 60 लाख 98 हजार का प्रावधान किया गया है। शहरी विकास विभाग द्वारा केंद्रीय योजनाओं की सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा विभिन्न पुरस्कार राज्य को प्रदान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 हेतु प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार समेत राज्य को निकायों को कुल 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत हिमालय राज्यों में राज्य को 2 करोड़ रुपए की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर निकाय देवप्रयाग को राष्ट्रीय स्तर पर हिमालय राज्य श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया। शहरी विकास के तत्वाधान में नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत प्राथमिक शहरी सेवाओं, पेयजल, जलमल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बरसाती जल प्रबंधन आदि कार्य किए जा रहे हैं तथा भविष्य की जरूरतों के दृष्टिगत अवस्थापना सुविधाओं के विकास का प्रयास किया जा रहा है। शहरों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए सुनियोजित तैयारी एवं आवश्यक संरचना की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस स्थिति में हमारी सरकार शहरी विकास से संबंधित नई योजनाएं लेकर आई है। मैं यहाँ इन योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ। विभिन्न नगरों की महा योजनाएं तैयार करना, ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड शहरों का स्थापना एवं निर्माण करना, हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करना,
ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करना, ऋषिकेश शहर के एकीकृत विकास हेतु बाह्य सहायतित परियोजना, हरिद्वार हेलीपैड हेतु भूमि क्रय, मेट्रो रेल का निर्माण, रैन बसेरों का संचालन एवं निराश्रित पशुओं हेतु आश्रय निर्माण एवं संचालन। राज्य में शहरों के सुनियोजित विकास को देखते हुए उत्तराखंड पारगमन उन्मुख विकास नीति 2022 तथा उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स पॉलिसी 2022 अधिसूचित की गई है। मलिन बस्ती विकास, नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अंतर्गत स्थानीय निकायों के सीमांतर्गत मूलभूत नागरिक सुविधाएं यथा ड्रेनेज, सड़क, नालियों का निर्माण, सुधार आदि जिनके लिए केंद्र पोषित योजनाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो सकती के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 23-24 में पूंजीगत मद में 25 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। स्वान पशु बंध्याकरण के लिए एबीसी कैंपस का निर्माण एवं संचालन योजना के अंतर्गत आवारा स्वान पशुओं के बंध्याकरण हेतु नगर निकायों में एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी कैंपस का निर्माण एवं संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 23-24 में समग्र रूप से 3 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। रैन बसेरों का निर्माण योजना के अंतर्गत नगर निकायों के क्षेत्र अंतर्गत बेघर और बेसहारा लोगों को रात्रि आश्रय प्रदान करने तथा शीत ऋतु में ठंड से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से रैन बसेरों का निर्माण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 23-24 में रैन बसेरों का निर्माण हेतु पूंजीगत मद में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त नई मांग के माध्यम से रैन बसेरों के संचालन के लिए राजस्व मद में भी धनराशि का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, शहरी जीवन प्रणाली को बेहतर परिवेश देने के लिए गंभीर प्रयास जारी हैं। इस हेतु विभिन्न विभागों के तत्वावधान में संचालित योजनाओं में भी आवश्यक बजटीय प्रावधान करने का प्रयास किया गया है। गौ सदन का निर्माण हेतु पशुपालन विभाग के अंतर्गत राज्य के स्थानीय निकायों में निराश्रित पशुओं के संरक्षण हेतु गौ सदनों की स्थापना में 14 करोड़ 15 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। गौ पालन परियोजना हेतु पशुपालन विभाग के अंतर्गत राज्य के स्थानीय निकायों में गौ सदन में संरक्षित किए जाने पशुओं की देखरेख, चारा, पानी व चिकित्सा हेतु लगभग 2 करोड़ 79 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। यह निराश्रित पशुओं के कल्याण के प्रति हमारी सरकार की प्राथमिकता का प्रतीक है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नगरों में व्यक्तिगत सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन, निकायों की क्षमता संवर्धन एवं प्रचार प्रसार हेतु धनराशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु समग्र रूप से लगभग 227 करोड़ 70 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के अंतर्गत शहरी परिवारों को मूलभूत सुविधाएं यथा जलापूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी, पार्क निर्माण, परिवहन व्यवस्था आदि उपलब्ध कराई जानी है। योजना अंतर्गत शहर नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रप्रयाग, हल्द्वानी, काठगोदाम तथा पर्यटन नगरी नैनीताल को सम्मिलित किया गया है। वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु समग्र रूप में लगभग 147 करोड़ 20 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना हाउस फॉर ऑल के अंतर्गत प्रदेश के नगर निकायों के क्षेत्र अंतर्गत ऐसे परिवार जिनके पास आश्रय नहीं है को आवास उपलब्ध कराया जाना है। योजना अंतर्गत शहरों में 17,217 BLC तथा 13,180 AHP आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु लगभग 194 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत देहरादून शहर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, डाटा सेंटर, ई गवर्नेंस, इंटीग्रेटेड सर्विस तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, परेड ग्राउंड रेजुवेशन, वाटर ATM, स्मार्ट टॉयलेट, ड्रेनेज, पेयजल संवर्धन, स्मार्ट रोड, सीवरेज आदि कार्य किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 में हेतु समग्र रूप में 201 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। सिटी इन्वेस्टमेंट इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन CITIIS प्रोग्राम का उद्देश्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए बाल अनुकूल क्षेत्र बनाना और बच्चों को सुलभ आवागमन सुविधा एवं उन्हें सुरक्षित
वातावरण प्रदान करके बाल अनुकूल शहर विकसित करना है। वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु समग्र रूप में 23 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण एडीबी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु समग्र रूप से 48 करोड़ 75 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। नगर अवस्थापना सुदृढ़ीकरण हल्द्वानी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु समग्र रूप में 90 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सुदृढ़ कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। देवभूमि की आबो हवा बिगाड़ने वाले हर शख्स के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों के कतिपय भागों में विद्यमान राज्य पुलिस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर नियमित पुलिस व्यवस्था स्थापित किए जाने हेतु 6 नवीन थानों तथा 20 पुलिस रिपोर्टिंग चौकी का सृजन किया गया। इसके साथ ही 52 थाने एवं 19 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का सीमा विस्तार किया गया। राष्ट्रीय ई शासन योजना एवं जन सुविधा हेतु सामग्री अभिलेखों की गुमशुदगी तथा वाहन चोरी के प्रकरणों में FIR पंजीकृत करने हेतु साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून को ई थाना अधिकृत कर ऑनलाइन FIR की सुविधा प्रदान की गई है। भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार लूटी चोरी संपत्ति बरामदगी का राष्ट्रीय औसत 30.2% है। सभी प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशों में लूटी चोरी संपत्ति की बरामदगी में 68% के साथ उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्थान है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2022 में देश के 10 थानों में टॉप 10 थानों में उत्तराखंड राज्य के जनपद चंपावत के थाना बनबसा को तृतीय स्थान प्रदान हुआ है। प्रदेश पुलिस द्वारा 2022 में कुल 368 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। साइबर फ्रॉड के मामले में प्रदेश पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करके नाइजीरियन चाइनीज गिरोह सहित कई बड़े साइबर गिरोहों का भंडाफोड़ किया गया। उत्तराखंड STF द्वारा पावर बैंक ऐप से चाइना सहित देश विदेश में लगभग करीब 360 करोड़ से अधिक ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसके उपरांत अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की ठगी के 300 से ज्यादा FIR पंजीकृत हुई है। महिलाओं अपराधों के रोकथाम के साथ साथ अपराध घटित होने पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई किए जाने हेतु उत्तराखंड पुलिस द्वारा गौरव शक्ति योजना के तहत उत्तराखंड पुलिस ऐप में गौरव शक्ति मॉड्यूल दिया गया है। अध्यक्ष जी, हमारी भू स्थिति ऐसी है कि हम एक और नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर हैं, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदा की मार भी हमारे राज्य को सहनी पड़ी है। भूस्थैतिक विशिष्टताओं के कारण हम आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। सजगता व सतर्कता का परिचय देते हुए त्वरित राहत दे सकते हैं और पुनर्वास की व्यवस्था कर सकते हैं। मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार मानवीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर सुनियोजित तरीके से प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के कार्य को त्वरित रूप से कर रही है। इस वर्ष हमें जोशीमठ में भू धसाव का सामना करना पड़ा। हमारी सरकार ने आपदा प्रभावित ऐसे व्यक्ति जो कि किराए के मकान पर निवास करते हैं, उनको किराए के रूप में अधिकतम 6 माह के लिए प्रति माह 4,000 की धनराशि जोशीमठ की आपदा 4,000 की धनराशि जोशीमठ की आपदा प्रभावित व्यक्तियों को हेतु बढ़ाकर ₹5,000 प्रति माह किया गया है। आपदा में प्रभावित व्यक्तियों के सहकारी बैंक की ऋण वसूली तत्काल प्रभाव से स्थगित की गई है और स्थायी पुनर्वास हेतु पुनर्वास नीति प्रख्यापित की गई। भूस्खलन व भू धंसाव से प्रभावित भू भवन स्वामियों का एक जनपद स्तरीय समिति के माध्यम से क्षति आकलन का सर्वे कराते हुए उसके उपरांत उनकी भूमि तथा निर्मित भवन पुनर्निर्माण आदि सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में राहत पैकेज प्राप्त किए जाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार नई मांग जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू धसाव व अन्य के अंतर्गत राहत कार्य किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में 1,000 रुपए का बजट प्रावधान कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, अग्रणी राज्य के सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन अपरिहार्य है। समावेशी विकास की हमारी प्रतिबद्धता को
प्रतिबद्धता हमको जन कल्याण के कार्य को करने की सतत प्रेरणा देती है। वहीं दूसरी ओर वित्तीय संसाधन का तार्किक प्रयोग करना तथा राजस्व की अभिवृद्धि करना अग्रणी राज्य के बनने की अपरिहार्य शर्त है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में केंद्र सरकार के राजस्व प्राप्ति में आशातीत सफलता प्राप्त हो रही है। परिणामतः आज हमारे प्रदेश को केंद्रीय करों में राज्य का अंश न केवल नियमित समय पर अंतरित हो रहा है, अपितु पूर्वापेक्षा अधिक धनराशि भी अंतरित हो रही है। साथ ही विभिन्न केंद्र पोषित योजनाओं में केंद्र सरकार का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में अपने स्वयं के संसाधनों की अभिवृद्धि के सतत प्रयास हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि हम इस वर्ष स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तथा स्टाम्प विक्रय से राजस्व प्राप्ति के वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। अग्रणी राज्य बनने हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन का प्रबंध करने के लिए हमारी सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अध्यक्ष जी, मुझे इस सम्मानित सदन को बताते बड़ी खुशी हो रही है कि हम केंद्रीय वित्त आयोग और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राजकोषीय मानकों को बनाए रखने में सफल रहे हैं। सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे हैं। पुनरीक्षित अनुमान 2022-23 में ऋण GSDP अनुपात 28.11% है, जो कि निर्धारित सीमा के अंतर्गत है। हम राजकोषीय विवेक के मार्ग पर आगे भी अग्रसर रहेंगे, क्योंकि यही सतत आर्थिक विकास का एकमात्र रास्ता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न केंद्र पोषित व राज्य पोषित योजनाओं के माध्यम से राज्य में समग्र पूंजीगत निवेश की अभिवृद्धि के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं। राज्य के भविष्य के लिए इस पूंजीगत प्रयोग को गुणवत्तापूर्ण बनाते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। इस बजट में आगामी वर्ष हेतु 13,133 करोड़ 80 लाख का पूंजीगत प्रव्यय का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2022 के अनुमानों से 21.16% अधिक है। हम केंद्र सरकार के भी आभारी हैं माननीय अध्यक्ष जी की अवसंरचना विकास के हमारे प्रयासों को केंद्र सरकार ने शक्ति प्रदान की है। स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के अंतर्गत हम आगामी वर्ष में रुपए 1300 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं। यह धनराशि विभिन्न विभागों में संचालित पूंजीगत परियोजनाओं में प्रयोग की जा सकेगी। यह प्रदेश के अवसंरचना विकास के लिए संजीवनी का कार्य करेगी। सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम ऑडिट की व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। राज्य में ऑडिट कार्य के सुदृढ़ीकरण हेतु नवीन ऑडिट मैनुअल तैयार किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल टेस्ट ऑडिट मैनुअल 2021, इंटरनल ऑडिट मैनुअल एवं रेवेन्यू ऑडिट मैनुअल को पूर्व में अधिसूचित कर दिए गए हैं। इसी क्रम में 7 अन्य ऑडिट मैनुअल को पूर्ण किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार मजबूत इरादों के साथ सतत रूप से राज्य के विकास और जन कल्याण को समर्पित है। हमारी मंजिल सशक्त उत्तराखंड की है। हम सही दिशा में हैं, कर्तव्य पथ पर गतिमान हैं। अग्रणी राज्य उत्तराखंड हमारी सरकार का विकल्प रहित संकल्प है। हमारे प्रयास फलीभूत होंगे। मैं देवभूमि की महान जनशक्ति की सामूहिक ऊर्जा से सशक्त उत्तराखंड के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल प्राप्तियां 76,592 करोड़ 54 लाख रुपए अनुमानित है, जिसमें रुपए 57,057 करोड़ 26 लाख राजस्व प्राप्तियां एवं 19,535 करोड़ 28 लाख पूंजीगत प्राप्तियां हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 में राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व हेतु रुपए 31,402 करोड़ 48 लाख रुपए है, जिसमें केंद्रीय करों में राज्य का अंश रुपए 11,419 करोड़ 80 लाख रुपए सम्मिलित है। राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति 24,744 करोड़ 31 लाख में कर राजस्व रुपए
982 करोड़ 68 लाख तथा कर राजस्व 4,761 करोड़ 63 लाख अनुमानित है। वह वर्ष 2023-24 में ऋणों के प्रतिदान पर 11,227 करोड़ 63 लाख रुपए, ब्याज की अदायगी के रूप में 6,161 करोड़ 40 लाख रुपए, राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि पर लगभग 17,395 करोड़ 15 लाख रुपए, सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं व कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग 1,424 करोड़ 49 लाख, पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के रूप में 7,601 करोड़ 98 लाख रुपए व्यय अनुमानित है। वर्ष 23-24 में कुल व्यय रुपए 77,407 करोड़ 8 लाख अनुमानित है। कुल व्यय में 52,747 करोड़ 71 लाख राजस्व लेखे का व्यय है तथा 24,659 करोड़ 37 लाख पूंजी लेखे का व्यय है। माननीय अध्यक्ष जी, समेतिक निधि में घाटा सरप्लस वर्ष 2023-24 के बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है, बल्कि 4,309 करोड़ 55 लाख का राजस्व सरप्लस संभावित है। 9,046 करोड़ 91 लाख का राजस्व कोषीय घाटा होने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.72% है। लोक लेखा से समायोजन वर्ष 23-24 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए 600 करोड़ लोक लेखा में से समायोजित किए जाएंगे। शेष वर्ष 2023-24 के अनुमानित प्रारंभिक शेष 145 करोड़ 66 लाख तथा वर्ष की प्राप्तियों एवं व्यय पश्चात अंतिम शेष 181 करोड़ 11 लाख धनात्मक रहना अनुमानित है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्रिमंडल में अपने सहयोगियों के सहयोग तथा परामर्श के लिए आभार प्रकट करता हूं। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बजट तैयार करने में जो सहायता मुझे दी है, उसके लिए मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं महालेखाकार उत्तराखंड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता के लिए भी कृतज्ञ हूं। मैं राजकीय मुद्रणालय तथा NIC के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके परिश्रम एवं सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण संभव हो सका। अंत में मैं प्रदेश की सम्मानित जनता की आशा व आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए इन पंक्तियों को समर्पित कर रहा हूं। अपनी मानव पूंजी की क्षमता हम बढ़ा रहे हैं, अपनी मानव पूंजी की क्षमता हम बढ़ा रहे हैं। शिक्षा चिकित्सा सर्व सुलभ कर संयोजकता को बढ़ाकर प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों से कृषि व उद्यम बढ़ा रहे हैं। कार्य संस्कृति को बदलकर नवाचार हम ला रहे हैं। युग दृष्टा प्रधानमंत्री जी के शब्दों को ध्येय वाक्य बना रहे हैं। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना रहे हैं। हम इस दशक पर छा रहे हैं, हम इस दशक पर छा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी, नए वित्तीय वर्ष 2023-24 का आय व्यय प्रस्तुत करता हूं। और आखिर में मैं ये सदन का माध्यमल मैं अपन प्रदेशवासी बुजुर्ग हैं, दीदी भोलियां, भाई बहनों, स्कूली नान तीनों युवा युवतियों को उत्तराखंड सरकार का बजट समर्पित कर ये विश्वास दिलांदो कि यह बजट पूर्व प्रदेश के खातिर फायदक बजट साबित होलू। धन्यवाद। मत संख्या 3 नहीं है। मत संख्या 4 माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से पंचम विधानसभा के वर्ष 2022 के तृतीय सत्र में उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 300 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्रवाई का विवरण उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया संबंधी निर्देश
संख्या 14 3 की अपेक्षा अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 5 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन एवं पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2 वर्ष 2022 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 6 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अधीन उत्तराखंड शासन से संबंधित 31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 वर्ष 2022 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 7 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वित्त एवं विनियोग लेखा प्रतिवेदन खंड 1 एवं खंड 2 प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 8 नहीं है। मत संख्या 9 माननीय सदस्य श्री शहजाद जी। देखिए, पढ़ावा मान लिया जाए। पढ़ना पड़ेगा इसको, पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा ना इसे, हाँ? पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर के अंतर्गत ग्राम नैनपुर सुठानी लालपुर के मध्य बहरी बाणगंगा के पुल के बस कन्वर्ट पुल निर्माण के लिए सोनू कुमार अन्य ग्रामवासियों की याचिका प्रस्तुत करता हूं। मत संख्या 10 माननीय सदस्य श्री सुरेश चौहान जी। मत संख्या 11 नहीं है। मत संख्या 12 नियम उसमें लिखा है। मत संख्या 13। मत संख्या 14 आज नियम 58 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्रीमती ममता राकेश जी, माननीय हाजी फुरकान अहमद जी, माननीय श्री आदेश चौहान जी, माननीय श्रीमती अनुपमा रावत जी, माननीय श्री वीरेंद्र कुमार जी, 2 माननीय श्री प्रीतम सिंह जी, माननीय श्री विक्रम सिंह नेगी जी, 3 माननीय श्री मनोज तिवारी जी, माननीय श्री हरीश दामी जी, माननीय इंजीनियर रवि बहादुर जी, 4 माननीय श्री गोपाल सिंह राणा जी, माननीय श्री भुवन कापड़ी जी, माननीय श्री सुमित हृदय जी, 5 माननीय श्री उमेश कुमार जी, 6 माननीय श्री शहजाद जी की कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य 1 माननीय श्रीमती ममता राकेश जी, माननीय हाजी फुरकान अहमद जी, माननीय श्री आदेश चौहान जी, माननीय श्रीमती अनुपमा रावत जी, माननीय श्री वीरेंद्र कुमार जी, 2 माननीय श्री प्रीतम सिंह जी, माननीय श्री विक्रम सिंह नेगी जी, 3 माननीय श्री मनोज तिवारी जी, माननीय श्री हरीश धामी जी, माननीय इंजीनियर रवि बहादुर जी, 4 माननीय श्री गोपाल सिंह राणा जी, माननीय श्री भुवन कापड़ी जी, माननीय श्री सुमित हृदय जी, 5 माननीय श्री शहजाद जी की सूचना को नियम 58 के अंतर्गत ग्राह्यता पर सुन लूंगी। (310) को जी पहले 58 करवाएंगे, पहले 58 करवा लेते हैं जी। तो पहली है माननीय फुरकान अहमद जी का है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने गन्ना किसानों की समस्या नियम 58 में सुनी, मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के समस्याओं के प्रति बिल्कुल उदासीन बनी हुई है। गन्ना किसानों के करोड़ों रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। किसानों द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, कई किसानों द्वारा पूर्व में आत्महत्या एवं जहरीली पदार्थ के सेवन से घटनाएं को अंजाम दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, गन्ना का रेट नहीं बढ़ाया गया। 3 वर्षों से जिन किसानों का गन्ना गेट पर जा रहा है उनका भी किसी का भी रेट नहीं बढ़ाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, इकबालपुर मिल पर 2017-18, 18-19 का लगभग 125 करोड़ रुपया बकाया है
और इस वर्ष का भी लगभग 50 करोड़ रुपया गन्ना का किसानों का बकाया है। माननीय अध्यक्ष जी, पंजाब व हरियाणा में सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ाया है। इस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में किसानों के ट्यूबवेल की बिजली फ्री कर दी गई है, मगर हमारे प्रदेश में नहीं की गई। माननीय अध्यक्ष जी, जिस कारण किसान औने पौने में दाम पर गन्ना बेचने को मजबूर हो रहे हैं। गन्ना सही निर्धारण नहीं किया गया है। जनपद हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर में कई किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। माननीय अध्यक्ष जी, गन्ने का रेट बढ़ाया जाए और किसानों का गन्ने का भुगतान तत्काल किया जाए और जो किसान जो अपने ट्यूबवेलों से पानी लेते हैं उसका बिजली का बिल फ्री किया जाए, ये मेरी मांग है। और इस तत्कालीन एवं अविलंबित लोक महत्व की सूचना नियम 58 के अंतर्गत सदन की संपूर्ण कार्यवाही स्थिर कर चर्चा की मांग करता हूं। माननीय ममता राकेश जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय को नियम 58 के अंतर्गत सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी मेरे साथी विधायक फुरकान जी ने बताया, प्रदेश में गन्ना किसानों की स्थिति बहुत बद से बदतर बनी हुई है। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगी, उनसे अपने आप को संबद्ध करते हुए उत्तर प्रदेश का जिक्र अभी विधायक जी ने किया कि उत्तर प्रदेश में किसान भाइयों को बिजली फ्री मिल रही है। यहाँ बिजली फ्री मिलने की बात तो दूर, यहाँ तो आए दिन कनेक्शन काटे जा रहे हैं। मार्च के पहले दिन से ही बिजली के ट्यूबवेल के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, आरसी काटी जा रही है, जबकि इकबालपुर शुगर मिल पर 125 करोड़ के लगभग बकाया है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, माननीय मंत्री से कहना चाहती हूँ, कम से कम ये जुल्म तो मत करो किसान भाइयों पर। किसान तो अन्नदाता है, यदि उन्हें पानी नहीं मिलेगा, बिजली फ्री नहीं मिलेगी, तो कैसे किसान हम सबका पेट पालने को काम करेंगे? अगर उनका मनोबल ही टूट जाएगा, टूटे मन, अगर किसान का ही मन टूट जाएगा तो कैसे खड़े हो पाएंगे? हम सब किसान की संतान हैं। अगर दाम बढ़ रहे हैं तो किसान की फसल के तो बढ़ नहीं रहे, गन्ने के तो बढ़ नहीं रहे। दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिनसे गरीब जनता पर महंगाई की मार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो गन्ना किसान की फसल का दाम बढ़ना चाहिए, 700 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। और अपने आप को मैं फुरकान जी से संबंध करती हूँ, कहती हूँ कि बिजली हमारे किसान भाइयों को, बीपीएल परिवारों को बल्कि उस लक्ष्य को एक्सीड करने का काम किया गया और 24 घंटे बड़े काम हुए हैं। इसलिए उत्तराखंड के मानस को आज राज्य सरकार द्वारा तो कम से कम दे ही देना चाहिए। अगर मुझसे ब्याज नहीं दे पा रहे, मुकदमा कराया गया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? स्थिति जिसकी तस बनी हुई है, वो तो बेखौफ घूम रहे हैं इकबालपुर मिल वाले। तो निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील मुद्दा है। किसानों का साथ खड़ी हो सरकार। आय दुगनी करने की बात कही थी, आज के बजट में तो आप उसकी आय वृद्धि की बात करें, दुगनी का तो कोई जिक्र ही नहीं आया आज के बजट में। तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है सर। मैं चाहती हूँ कि सदन की संपूर्ण कार्रवाई रोककर चर्चा की मांग करती हूँ। माननीय आदेश सिंह चौहान। माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम 58 की सूचना भी मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने आप को फुरकान अहमद जी, बहन ममता जी के साथ संबद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि गन्ने की फसल किसान के लिए एक पक्की फसल है, जो थोड़ी बहुत बारिश कम हो तब भी पैदा हो जाती है, ज़्यादा बारिश पैदा हो तब भी, बारिश अधिक हो तब भी पैदा हो जाती है। इसलिए किसान इसको बोना चाहता है, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण एक वर्ष बीतने के बाद पूरा वर्ष बीत गया और एक भी रुपया उसमें नहीं बढ़ाया गया। जबकि गन्ने की फसल पूरे एक वर्ष में पैदा होती है, अक्टूबर में बोई जाती है तो अक्टूबर में ही कटती है। एक वर्ष पालने में लगता है उसको, और उसके पैदा करने में, 1 एकड़ पैदा करने में उसको लगभग 61,650 रुपये 1 एकड़ पर खर्चा आता है, और उसमें पैदा होता है मात्र 1 लाख रुपए का, जिसमें उसकी अपनी मेहनत नहीं होती। आप बताइए, अगर कोई 3 एकड़ का किसान, कोई लघु किसान जिसे हम सीमांत किसान बोलते हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में छोटे किसान ज़्यादा हैं, अगर उसके पास 3 एकड़ जमीन है और 1 लाख रुपए पर एकड़ उसको पैदावार होती है, तो उसे कितने रुपए उसे मिले एक साल में?
तभी तो आज की तारीख में जो भ्रष्टाचार ये नौकरी में चला है कि वो 1 एकड़ जमीन बेचकर 15 लाख रुपए रिश्वत देकर या तो विधानसभा में या किसी कार्यालय में नौकरी करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं 40,000 पर मंथली परमानेंट नौकर बन जाऊंगा 1 एकड़ जमीन बेचने के बाद। क्योंकि किसान की आमदनी नहीं बढ़ी और किसान सरकार जब चुनाव में थी तो वो कहते हैं कि हम अपनी आय दुगनी करके देंगे किसान की आय, लेकिन किसान की आय दुगनी तो नहीं करी, व्यापारी की आय दुगनी करने के लिए जरूर सरकार सोचती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष रसोई गैस का सिलेंडर 921 रुपए का था मार्च में, जो आज 1123 रुपए का है, लगभग 200 रुपए रेट उस पर बढ़ा दिए गए। जो ट्रैक्टर पिछले साल 6,80,000 का था वो 7,10,000 रुपए का है। आप लगा सकते हैं कि हर चीज में दाम बढ़े हैं। जो खाद का कट्टा 1250 का था वो 1470 का है। डीजल के दाम लगभग 4 रुपए बढ़े हैं। हर चीज पे लागत आई है, मतलब लागत बढ़ी है, लेकिन अगर नहीं बढ़ी तो किसान की फसल की कीमत नहीं बढ़ी। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार का कौन सा फार्मूला ऐसा है कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे। ये फार्मूला आज तक मुझे विधानसभा में या बाहर किसी अधिकारी किसी मंत्री ने नहीं बताया कि दुगनी करने का आय का फार्मूला क्या है। क्या आप उसकी जमीन दुगनी करके देंगे, या उसकी पैदावार दुगनी करके देंगे, या उसके दाम दुगनी करके देंगे, या उसके दाम घटा के उसकी आय बढ़ा देंगे? ये फार्मूला आज तक मेरी समझ में नहीं आया। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि मेरी फैक्ट्री का बकाया नहीं है, मेरी फैक्ट्री पेमेंट कर रही है, बढ़िया चल रही है, जीएम बढ़िया भेजा हुआ है। मैं इसमें कोई बुराई नहीं करना चाहता, जो अच्छाई है मैं उसकी तारीफ भी करना चाहता हूं। लेकिन काशीपुर शुगर मिल का बकाया लगभग 10 साल हो गए, 28 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है, आज तक सरकार ने उसका भुगतान नहीं किया। जब भी उसका मुद्दा यहाँ उठता है तो वो कह देते हैं वो प्राइवेट फैक्ट्री है। लेकिन मैं आपसे माननीय अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं कि किसान ने गन्ना प्राइवेट फैक्ट्री को नहीं दिया, उसने सोसाइटी को, सहकारिता को दिया था। हमारा पैसा सरकार पे है, हमारी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को उसका भुगतान करना चाहिए। किसान को दंड दिया गया 10 साल से, आज तक भुगतान नहीं, जबकि होना यह चाहिए था कि आप वसूली करें उससे या ना करें, किसान का पेमेंट उसे समय पर मिलना चाहिए था। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि बड़ा दिल करते हुए, क्या हमारे, क्योंकि हमारे सीएम भी युवा हैं, हमारे मंत्री जी भी युवा हैं, किसानों की परेशानियों को देखते हुए आज दाम की घोषणा कर दें, रेट बढ़ा दें, तो मैं समझता हूँ शहर से हम स्वीकार करेंगे। और मैं सब किसानों की तरफ से धन्यवाद भी प्रेषित करूंगा। जय हिंद। माननीय अनुपमा रावत जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम 58 की सूचना में गन्ने को जगह दी, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आज किसान की हालात बहुत बुरे हैं और जैसे कि मुझसे पूर्व सभी सम्मानित सदस्यों ने, फुरकान अहमद जी, ममता, तो उत्तराखंड का बजट पेश हो रहा था जो कि वित्त मंत्री ने पेश किया है। लगातार उत्तराखंड में कई बड़ी सौगात जो है उत्तराखंड को मिली है। आपको जानकारी दे रहे कि आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए के मान में भी बढ़ोतरी हुई है, 9,500 करोड़ का उनका बढ़ाया गया है। ज़्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं हमारे साथ। अभय, देखिए, ये जो बजट था ये काफ़ी विकास के हित में था और किसानों के हित में भी ये बजट जो है उत्तराखंड की सरकार ने पेश किया है, और क्या कुछ जानकारी इस बजट को लेकर? बिल्कुल, भराड़ी सैनिक विधानसभा भवन में आज धामी सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से सदन के पटल पर यह बजट रखा गया है। 77,407.8 करोड़ का बजट यहां पर पेश किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में अगर इस बजट से तो की जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में यह बजट 18% से ज़्यादा का बजट कहा जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से राज्य के खर्च हैं, राज्य के सीमित संसाधन है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बजट को पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ाने का काम जरूर किया गया, लेकिन इसे घाटे का बजट यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि अभी भी ये कह सकते हैं कि जो आय है, आय से ज़्यादा खर्च राज्य का यहाँ पर है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर बढ़ी है, उसी प्रकार से यहाँ पर खर्च भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़े हैं। जो हर व्यक्ति के ऊपर इस समय जो कर्ज का जो आंकड़ा है वो 78,000 प्रति व्यक्ति से ऊपर का ज़्यादा यहाँ पर पहुँच चुका है। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि राज्य सरकार का ये बजट विकास के लिए समर्पित वाला बजट तो कहा जा सकता है, क्योंकि धामी सरकार ने वायदा भी यही किया था कि युवाओं के लिए
लिए विशेष तरह से इस बजट में रोजगार सृजन के अवसर यहाँ पर दिए जाएंगे। महिलाओं की उन्नति को लेकर यहाँ पर सरकार इस बजट में नई योजना यहाँ पर शुरू करेगी। इसके अलावा जो खासतौर पर स्कूली जो छात्र चाहे एनसीसी कैडेट से जुड़े हो या फिर दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी छात्र कर रहे हैं, उनके लिए विशेष प्रोत्साहन राशि का यहाँ पर देने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा और उन सब चीज़ों का समावेश इस बजट में भी देखने को मिला है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सरकार को अब अपने जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा इस बात की है कि जो आय के जो स्रोत हैं वो स्रोत बढ़ाने की ज़रूरत यहाँ पर है, क्योंकि राज्य का खर्च लगातार बढ़ रहा है। सीधे तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि राज्य के ऊपर जो कर्ज अभी तक जो चढ़ा हुआ है, उस कर्ज को चुकाने के लिए यानी उस कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए भी राज्य सरकार को अलग से अपना कोई कर्ज यहाँ पर और लेना पड़ता है। तो सीधे तौर पर उम्मीद बहुत सारी इस बजट से है। राज्य सरकार ने उन उम्मीदों को पूरा करने का काम जरूर किया है, सपना दिखाने का काम सरकार की तरफ से जरूर यहाँ पर हुआ है, क्योंकि 2025 तक विकसित उत्तराखंड का, सशक्त उत्तराखंड का जो नारा धामी सरकार यहाँ पर दे रही है, उस नारे को पाने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन जरूरत यही है कि सभी लोगों को मिलकर इस बजट को और समावेशित बजट बनाने का होगा, ताकि यहाँ पर जो विकास के जो काम है और तेज गति से यहाँ पर किए जा सके। जी, इस बजट में स्वास्थ्य का भी खासा ख्याल रखा गया है। 7,777.09 करोड़ का ये बजट स्वास्थ्य के लिए इसमें प्रावधान लिए गए हैं। इसी साथ हल्द्वानी में कैंसर अस्पताल भी खोला जाएगा। तो बजट का एक मेन फोकस जो है सरकार ने रखा है स्वास्थ्य पे। दीपिका, सबसे बड़ी बात यह है कि धामी सरकार उत्तराखंड में हर उस अवस्थापना विकास को यहाँ पर बढ़ाना चाहती है जो राज्य को सशक्त उत्तराखंड बनाने की दिशा में अग्रसर करता हो, चाहे स्वास्थ्य का सेक्टर हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर अवस्थापना विकास से जुड़े दूसरे जो विभाग है, उन सभी के जो बजट थे, जो पूर्व का जो बजट थे, उस बजटों में बढ़ोतरी करने का काम धामी सरकार की तरफ से किया गया है। सरकार ने जो खासा फोकस यहाँ पर किया वो महिलाओं, युवाओं और रोजगार अवसर के, रोजगार सृजन के जो अवसर हैं उन पर फोकस करने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। और यही वजह है कि पिछले बार की तुलना में इस बार का जो बजट है वो 18% से ज़्यादा का बढ़ा हुआ बजट सरकार ने यहाँ पर पेश करा है। लेकिन जरूरत जिस बात की हम लोग बात कर रहे हैं वो यही है कि राज्य के अभी भी जो आय के जो यानी आय प्राप्ति के जो सोर्सेज हैं वो सीमित यहाँ पर है। ऐसे में उन सोर्सेज को बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को उस दिशा में काम करने की जरूरत है ताकि राज्य के जो आय के जो सोर्सेज है वो और बढ़ सके, राज्य में राजस्व ज़्यादा प्राप्त हो सके और सरकार की जो स्थिति है वो और मजबूत यहाँ पर कही जा सकती है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार बढ़ तो रही है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सभी लोग मिलकर सरकार का सहयोग करें ताकि उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ सके। और 2025 का जो नारा धामी सरकार यहाँ पर दे रही है कि सशक्त उत्तराखंड हम बनाएंगे, उस सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना सभी के लिए जरूरी भी है। जी बिल्कुल, पढ़ाई का भी खासा ख्याल रखा गया है। इसमें देखिए कॉलेज में 4G कनेक्टिविटी का भी इसमें ध्यान रखा गया और साथ में कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के लिए 285 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान दिया गया है इस बार। टिपिकल इसमें सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि आपकी बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक जो जितने भी सेक्टर है उन सभी को सुदृढ़ करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कोशिश यही है कि आपके जितने हायर एजुकेशन के कॉलेजेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर वाईफाई की सुविधा यहाँ पर दी जाए ताकि लड़के अपने बेहतर गति से वहाँ पर काम कर सके। इसके अलावा दूसरा जो सेक्टर है वो यही है कि जो स्कूल के यानी जो बेसिक एजुकेशन वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर भी बेहतर तरीके से काम वहाँ पर किया जा सके। उन क्षेत्रों पर खासतौर पर चाहे वो पानी की व्यवस्थाएं हो, टॉयलेट की व्यवस्थाएं हो या फिर दूसरे जो संसाधन स्कूलों को और सुदृढ़ करने के लिए होते हैं उन सभी के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। एनसीसी कैडेट्स का भत्ता बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया है ताकि उत्तराखंड राज्य में जो वीरों की भूमि कहा जाता है उसमें देशभक्ति का जो रंग है वो कभी बिटने ना पाए, बल्कि देशभक्ति के जज्बे से और युवा भी प्रेरित यहाँ पर हो सके। छात्र शुरू से ही उस सेवा के जज्बे को लेकर अपना काम यहाँ पर कर सकते हैं, तो उसके लिए पूरा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा जो दूसरे विभाग है, चाहे आप पीडब्ल्यूडी विभाग का देखें तो उसमें सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो यही है कि सड़कों के निर्माण के लिए जो नई सड़कें हैं उसके लिए बजट का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। बजट जो सड़कें बनाई गई है, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, उन सभी के सुदृढ़ीकरण के लिए, उन सभी के रख रखाव के लिए भी बजट में प्रावधान यहाँ पर अलग से किया गया है। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि समावेशित बजट है, विकास का बजट यहाँ पर धामी सरकार ने पेश किया। अब देखना यह होगा कि विपक्ष की तरफ से क्या कुछ इस बजट के बाद
जब बजट पर जो चर्चा होगी, उसके विभागवार जब बजट पर चर्चा होगी तो विपक्ष किस तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े करता है। लेकिन सरकार ने जो बात कही थी बजट से पहले, चाहूंगी कि इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ प्रावधान, क्या कुछ बजट जो है सरकार लेके आई, किसानों को क्या कुछ नया मिला है इस बार के उत्तराखंड बजट में? दीपिका, सबसे बड़ी बात है कि किसान के यानी कृषि का जो सेक्टर, उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने जो बात कही थी वो उसके लिए बजट का प्रावधान यहाँ पर किया गया। पिछले बार की तुलना में लगभग 5% से ज़्यादा बजट इस बार कृषि सेक्टर के लिए यहाँ पर रखा गया है। बढ़ा हुआ बजट है और उसमें सीधे तौर पर कह सकते हैं कि नवीन जो तकनीकी है उस तकनीकी का इस्तेमाल किसान यहाँ पर कर सकें। उस तकनीकी के तहत उनको जो सुविधाएँ वहाँ पर दी जाएंगी, चाहे वो सब्सिडीज के माध्यम से हो या दूसरे जो संसाधन उनको कृषि के उपकरण जो उनको दिए जाने, उसमें सब्सिडी देने काम वहाँ पर किया जाएगा ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा नवीन तकनीकी का इस्तेमाल यहाँ पर कर सके। इसके अलावा जो खादें हैं उनको, जो उर्वरक हैं उन उर्वरकों पर भी सब्सिडी देने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। कोशिश यही है कि सहकारिता के माध्यम से हर ग्रामीण स्तर तक जो कृषि की नवीन तकनीकी है उसको वहाँ पर पहुँचाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में यानी ग्राम पंचायत, ग्राम सभाओं में जो बैंक है, खासतौर पर कृषि के उपकरण का जो बैंक है वो वहाँ पर सुदृढ़ वहाँ पर किया जा सके, उसको लेकर भी काम करने की बात सरकार ने इस बजट पे कही है। तो ये समझा जा सकता है कि कृषि के सेक्टर को लेकर भी सरकार संजीदगी से काम करेगी और उसके लिए लक्ष्य यही रखा गया है कि जब आने वाले अगले 5 साल के भीतर सरकार का जो लक्ष्य है वो ये है कि उत्तराखंड देश के तीसरे राज्यों में शुमार यहाँ पर हो सके जो ऑर्गेनिक के सेक्टर में अपना काम कर रहा हो, हर्बल के क्षेत्र में अपना काम कर रहा हो और कृषि के लिए जो अत्याधुनिक सुविधाएं, उन सुविधाओं से किसानों को लैस करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी बिल्कुल, इस बजट से काफी उम्मीदें हैं लोगों को और 2025 में किस तरीके से उत्तराखंड देश के टॉप 3 राज्यों में आज आए, इसको लेकर ये बजट पेश किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए। और खास बात तो ये है इस बजट में महिलाओं को भी काफी अहम रोल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।